नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया दिन भर की 5 बड़ी खबरों का, तो चलिए शुरुआत करते बड़ी खबरों के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मन की बात कार्यक्रम पर कहा, प्रधानमंत्री मोदी हर महीने अंतिम रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों से जुड़ते हैं, बहुत सी प्रेरक बातें साझा करते हैं। इससे नई ऊर्जा, नया उत्साह, नया जोश लोगों को मिलता है। प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में जो युद्ध चल रहा है उसे लेकर भी देश के लोगों को अवगत कराया। हमें एकजुटता होने की आवश्यकता, अफवाहों में नहीं आना चाहिए। पूरी दुनिया में इस आपदा का असर पड़ रहा है। यहां प्रधानमंत्री ने पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर रखने का भी काम कर दिया है। आपका मन की बात कार्यक्रम। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हर महीने अंतिम रविवार को मन की बात कार्यक्रम के साथ देश के लोगों के साथ जुड़ते हैं और उसमें बहुत सारे ऐसे प्रेरक बातें आदरणीय मोदी जी देश के लोगों से शेयर करते हैं, जिन लोगों ने अपने क्षेत्र में समाज देश के लिए योगदान दिया। अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोगों ने जो अच्छे काम किए हैं, जो एक प्रेरणा के रूप में लोगों के सामने आने चाहिए। मन की बात कार्यक्रम में वो सभी कार्यक्रम, वो सभी विषय आदरणीय मोदी जी देश के लोगों के साथ शेयर करते हैं। इससे एक नई ऊर्जा, नया उत्साह, नया जोश वो मिलता है। एकता की भावना भी इसमें नजर आती है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो अभी मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में भी देश के लोगों को अवगत कराया है और उन्होंने कहा है कि हमें ऐसे समय के अंदर एकजुट होने की आवश्यकता है। हमें अफवाहों में या कोई झूठ फैलाने में कोई काम करता है, उस झूठ में और अफवाहों में नहीं आना चाहिए। हमें मिलकर के ऐसी आपदाओं का सामना करना चाहिए। देखिए, आदरणीय मोदी जी ने, क्योंकि जब पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल के इस आपदा के कारण रेट बढ़े हैं, ये कोई आपदा यहाँ की नहीं है, पूरे वर्ल्ड के अंदर इसका इफेक्ट पड़ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जहाँ पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल गैस के दाम बढ़े हैं, यहाँ पर उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी को कम करके उसको स्थिर रखने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। और मोदी जी, क्योंकि चाहे कोरोना काल था, उस कोरोना काल में भी देश के लोगों के साथ खड़े हुए नजर आए। जब कोई वैक्सीन, दवाई भी नहीं थी, उस समय में आदरणीय मोदी जी ने देश के लोगों के साथ खड़े होकर के उस महामारी से बाहर निकालने का काम किया है। आदरणीय मोदी जी ने अगर विश्व के किसी देश में कोई आपदा आई है, वहां से भारतीयों को भी सुरक्षित देश में लाने का काम किया है। और इस खबर पश्चिम बंगाल से, जहां राज्य में चुनावी माहौल लगातार गर्माता चल रहा है। सभी राजनीतिक दल जोर शोर से प्रचार में जुटे और आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला। गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि राज्य में हालात ऐसे बन रहे हैं जैसे गृह युद्ध की स्थिति हो। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है और आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। हताशा में वो गृह युद्ध जैसा वातावरण बनाना चाहती है। वो ये नहीं कहेंगी कि वहाँ के कर्मचारियों का 7वां वेतन कब से लागू होगा। वो ये नहीं कहेंगी कि बेरोजगारी पर कुछ नहीं बोलेंगी। वो महिलाओं को 3,000 रुपया देने के बजाय मासिक 3,000 रुपया देने का घोषणा नहीं करेगी, लेकिन महिलाओं को कहेंगे कि बूथ पर जाइए और गृह युद्ध जैसा वातावरण कीजिए। ये एक तरह से लोकतंत्र की विरोधी है
वो हार चुकी हैं। 15 साल में उन्होंने गरीबी पर नहीं बात करती, शिक्षा के घोटाला पर नहीं बात करती, बेरोजगारी पर नहीं बात करती, कर्मचारियों के 7वां वेतन पर नहीं बात करती, महिलाओं को 3,000 रुपया मासिक देने पर नहीं बात करती। वो केवल इसी तरह का वातावरण बनाना चाहती है जिससे सरकार की विफलता पर चर्चा न हो। पूरा दुनिया परेशान है इस युद्ध से, क्योंकि उसी क्षेत्र से तेल और गैस जो भी एनर्जी है, तो स्वाभाविक है जहां एनर्जी पैदा होता है, अगर पूरी दुनिया को दिक्कत होगी तो सबको कष्ट भोगना पड़ता है। जनता ने जो वर्डिक्ट दी है, नीतीश कुमार जी कई बार कह चुके हैं अब आरजेडी के साथ हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये पतित कहें या थेथर कहें, जनता के सामने जाने के बजाय ये इसी तरह की बात करेंगे। अब फिर नीतीश कुमार इनको उसी पतित की कड़ी में खड़ा कर देंगे, तब इनका असली चेहरा सामने। खबर बागपत है, जहां पीडीए के मंच से सपा नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने विवादित बयान देते हुए सत्ता पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बारी बारी से सबको ठोका जा रहा है, कभी मुसलमान, कभी शेड्यूल कास्ट, कभी पिछड़े। सिद्दीकी ने आगे कहा कि समाज के अलग अलग वर्गों को निशाना बनाया जा रहा है, ये स्थिति चिंताजनक है। उन्होंने ब्राह्मण समाज को लेकर भी बयान दिया और कहा कि उन्हें बीजेपी का द्वितीय नागरिक बना दिया गया और आने वाले समय में सभी का नंबर आएगा। और जब बैकवर्ड ठुकता है तो शेड्यूल कास्ट तो मुसलमान देखते हैं कि कश्यप साहब ठुक रहे हैं, गुजर साहब ठुक रहे हैं, जाट साहब की बेइज्जती हो रही है, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। अब नंबर आ गया ब्राह्मणों का। अब ये 2 लड़के, ये मेरे बेटे के दोस्त हैं राहुल शर्मा और ये विशाल शर्मा पंडित, दोनों ब्राह्मण रहते हैं। इस गांव में भी ब्राह्मण रहते हैं। आज ब्राह्मण भी भाजपा में द्वितीय नागरिक है। आपको प्रथम नागरिकता नहीं मिली है। हमारा शोषण हो रहा है, मुसलमानों का, दलितों का शोषण हो रहा है, बैकवर्ड का शोषण हो रहा है, तो आप भी नहीं बचे हो। मैं मानता हूं विकास जो है दुबे वो अपराधी रहे होंगे। ठीक है भाई, अपराधी अगर अपराध किया है तो आपने उसको मार दिया। उसकी पत्नी ने क्या किया था, उसके बेटे ने क्या किया था जो आपने बुलडोजर चला दिया? क्या किया था? कानपुर देहात में एक बेवा ब्राह्मण समाज की महिला की 52 साल की, उसकी 22 साल की लड़की थी। घाटपूस का एक मकान बना था, एसडीएम और सीओ ने आग लगा दी, घर के अंदर दोनों माँ बेटी जल के मर गई। मैंने जाके देखा, जल के इतने से बचे। सबका नंबर है बारी बारी से। और होता क्या है, जब आपकी पिटाई होती है तो हम पर्दे से झांकते हैं, और जब हमारी पिटाई होती है तो आप पर्दे से झांकते हो। फिर मैं संदेशा दे रहा हूं कि कभी पर्दे से तुम झांको, कभी पर्दे से हम झांकें, कभी पर्दे से तुम झांको, कभी पर्दे से हम झांके। लगा दो आग पर्दे में, न तुम झांको ना, लगा दो आग पर्दे में, न तुम झांको ना हम झांके। जिस दिन एक हो गए, ये फूट डाल के ही राज कर रहे हैं। ये अंग्रेजों की नीति है। जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे। मुझे बताओ, और मुझे मत बताना, दिल में जवाब दे देना। 2014 से पहले क्या आपके इस देश में, इस प्रदेश में हिंदू मुसलमान नहीं रहते थे? 2014 से पहले मंदिर मस्जिद नहीं थी? समाजवादी पार्टी का हमेशा गंगा जमनी तहजीब को मानने का तरीका रहा है। नेताजी मुलायम सिंह यादव स्वर्गीय हो गए, आज उनके बेटे। गंगा जमनी तहजीब क्या है? कि अगर हिंदू को खून की जरूरत पड़ी तो मुसलमान ने दिया, और मुसलमान को खून की जरूरत पड़ी तो हिंदू ने दिया। ये हमारी तहजीब है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा, बिहार का मुख्यमंत्री कोई भी बने, लेकिन उसे चलाया जाएगा गुजरात के हितों को ध्यान में रखकर, क्योंकि गुजरात के लोग सुनिश्चित करेंगे कि गुजरात का हित बिहार के हित से ऊपर है। मैं भविष्यवाणी कर देता हूं कि बिहार से होने वाला पलायन नहीं रुकेगा।
सुराज बांका की ओर से, और मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर आपका धन्यवाद कर रहा हूं कि आप लोग समय निकाल कर आए हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, या आपको पता है, ये दल सुराज के संगठन से जुड़े हुए साथियों की चुनाव के बाद पहली बैठक थी। बैठक का जो उद्देश्य है, ये चुनाव परिणाम आने के बाद दल सुराज ने ये घोषणा की थी गांधी विद्यारवा आश्रम पश्चिम चंपारण से, जहां से इस अभियान को 3-3.5 साल पहले शुरू किया गया। चुनाव परिणाम आने के बाद हम लोगों ने वहां एक दिन का मौन उपवास किया था और उस दिन ही ये घोषणा की थी कि बिहार बदलाव के जिस सपने को, जिस संकल्प को लेकर दल सुराज की शुरुआत की गई है, उस विचार और उस प्रयास में आने वाले समय में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उसके ईमानदारी में, उसकी शुद्धता में, उसकी तीव्रता में कोई कमी नहीं आएगी। जब तक बिहार में सुधारने के अपने संकल्प को हम लोग पूरा न कर ले, बिहार को बदल न दें, तब तक दल सुराज और उसके साथी पीछे हटने वाले नहीं हैं। उस समय ये घोषणा की गई थी कि 6 महीने सरकार को, नई जो सरकार बनी है, इसको 6 महीने का समय दिया जाएगा, ताकि जो उन्होंने लोक लुभावने वादे किए, जो लोगों को पैसा देकर वोट खरीदा, बड़ी बड़ी बातें कही, उसको उस पर अमल करने का उनको अवसर दिया जाए। उन्होंने कहा कि हर साल 1 करोड़ नौकरी दी जाएगी। अब 6 महीने पूरे होने को आ रहे हैं, 1 महीने में कहीं नौकरी आपको नहीं दिख रही है, कहीं फैक्ट्री नहीं दिख रही है। पलायन पहले की तरह जारी है, भ्रष्टाचार जैसे था उससे ज्यादा ही है। न शिक्षा सुधरी, न स्वास्थ्य, न रोजगार। लेकिन हम लोगों ने कहा था कि 6 महीने का, जब जनता मालिक है, जनता ने उनको सत्ता में बैठाया है, तो 6 महीने का उनको समय दे रहे हैं। इन 6 महीनों में हम लोग पहले अपने दल सुराज के संगठन को फिर से पुनर्गठित करेंगे। तो अभी जो पिछले 4 घंटे से यहाँ चर्चा चल रही है, वो सिर्फ और सिर्फ संगठन से, इस विचार से जुड़े हुए उन साथियों के फीडबैक के लिए है कि पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देश के राजनेताओं और उच्च अधिकारियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने पिछले 12 वर्षों में बेटियों के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की और इसे एक राष्ट्रीय मुद्दा बताया। पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि देश के कई नेता, पूंजीपति और अधिकारी बेटियों के शोषण में शामिल है। उन्होंने कहा कि लगभग 90% नेता और अधिकारी इस तरह की गतिविधियों से जुड़े हो सकते हैं। मुद्दा है जिससे देश परेशान। 12 सालों के अंदर लगभग नेताओं ने इस देश की लड़कियों के साथ, बेटियों के साथ हवस का शिकार बच्चियों को बनाया। कभी गोवा में 20 लड़कियों का वीडियो अपलोड हो रहा है, एक मिनिस्टर किंगर के साथ सोए हुए हैं। एक ऐसी लड़की जिसने मोदीनामा लिखा, उन्होंने ट्वीट करके एक एक घटनाक्रम को बताया। अभी तक उस पर न तो कोई केस हुआ, न तो कार्रवाई हुई, न ही नोटिस भेजा गया। इस तरह लगातार बिहार और देश में नेताओं के द्वारा और बड़े पूंजीपति, उद्योगपतियों के द्वारा और पदाधिकारियों के द्वारा लगातार भारत की बेटियों पर, बच्चियों पर गिद्ध दृष्टि है। फिर आम आदमी का क्या होगा? हम लोग नैतिक मूल्य को खो चुके हैं। पूरे देश में एप्स्टीन कोने कोने में फैला हुआ है। प्रज्वला से लेकर के उज्ज्वला तक फिलहाल दिन भर की 5 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों को देखने के लिए बने रहे इंडिया वॉच के साथ।